जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हमने अष्टांग हृदय की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि जो अष्टांग हृदय है तो उसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो उसको क्या कहता है, अगर आपने ये वीडियो ना देखी है तो वो वीडियो जाके देख लें। तो उसमें हमने बताया है कि जो अष्टांग हृदय का जो सिलेबस है पूरा, तो उसको हमें किस किस तरीके से कैसे कैसे कवर करना है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में देख लीजिए उसको। तो वहाँ पे आप जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने। तो दोस्तों, बीएमएस का आपका पहला साल है और पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और अभी भी नीट दे के आए हैं। तो ये चैप्टर जो है एक्चुअली ये आयुर्वेद की ABCD है, यानी कि ये आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो जो वाइवा जो होता है आपका, तो उसमें भी एग्जामिनर ज़्यादातर इस चैप्टर से ही ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपका बेसिक जो है वो कितना क्लियर है। और जो आगे आने वाले चैप्टर हैं तो उसमें जो टर्म यूज़ होने वाले हैं, जैसे वात पित्त कफ के गुण में से हो गया, या फिर और भी जो है वीर है विपाक है, तो वो जो भी मतलब टर्म है तो उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे पहले बता दिया है कि ये जो चीज़ें हैं वो इनका मतलब ये है, ताकि जब आगे वो टर्म दोबारा आपके सामने आए तो वो आपको अजनबी टाइप के ना लगे, वो आपको जाने पहचाने लगे कि हाँ ये तो हम वीर है, अच्छा ये चीज़ है, इसके बारे में तो हम पहले से जानते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का मतलब गहन अध्ययन बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, चूंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बेसिक नॉलेज इसमें बताया गया है, तो इस चैप्टर को ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा देना है। इस चैप्टर का मतलब समझ के पढ़ना है और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो उनको क्लियर करते हुए पढ़ना है। तो धीरे धीरे से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, और जो बाकी बच जाएगा तो उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे इजी नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही लर्निंग ट्रिक आपको देंगे जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकें। और जो पेपर पैटर्न है तो उस पेपर पैटर्न पे ही हम पढ़ेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं तो सिर्फ उन्हीं श्लोक को हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं अपने चैप्टर का नाम। क्योंकि चैप्टर का नाम अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि बताइए आप आयुष्कामी अध्याय जो आपका पहला चैप्टर है तो उससे आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे आप हक्के बक्के रह जाएंगे एकदम। तो दोस्तों, जिसका नाम है आयुष्कामी है, तो हमने इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला हो गया हमारा आयु और दूसरा हो गया कामीय, जिसका मतलब होता है कि आयु की कामना। तो सवाल ये उठता है कि कैसी आयु की कामना, तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि सबको चाहिए होती है स्वस्थ आयु। तो जो स्वस्थ आयु होती है हमारी, तो उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर, तो उसके बारे में इस पार्ट में चर्चा की जाएगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एक श्लोक जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है कि आयु कामायनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधेयः परमादरा। तो यहाँ पे इन्होंने आयु की परिभाषा बताई हुई है कि धर्म अर्थ सुख नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन आयु है, अतः आयु की कामना करने वाले पुरुषों को शास्त्रों में निर्दिष्ट आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे धर्म का मतलब है ड्यूटी, यानी कि जो भी आप समाज में रह रहे हैं, जैसे भी जो आपकी ड्यूटी बन रही है उसके प्रति। जैसे अगर आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक की ड्यूटी का पूरी तरह से पालन करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई मक्कारी वगैरह ना करें, और जो स्टूडेंट जैसा रहता है तो उस तरह से रहें। मतलब कुल मिला के जो आपका धर्म बनता है समाज के प्रति, तो वो आप उस धर्म को कायदे से करें। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पे मुद्रा से लिया गया है, यानी कि जो रुपया पैसा है। और सुख, यानी कि अगर हमको अच्छा सुख मिल जाएगा, तो अगर हम ये तीन चीज़ें पा जाएंगे तो इनका साधन आयु है। तो अतः अच्छी आयु की कामना करने वाले पुरुषों को
शास्त्रों में निर्दिष्ट आयुर्वेद उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। तो बेटा, जिसे सुखायु चाहिए उसे तो आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना पड़ेगा, वरना खटिया पकड़े पड़े रहोगे और ज़िंदगी भर दवा खाओगे, फिर निपट के चले जाओगे। तो कुल मिला के कहना यह है कि अगर आपको अच्छी आयु चाहिए तो आपको आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद का अवतरण, यानी कि आयुर्वेद हम तक पहुंचा कैसे। तो इस पे जो डिफरेंट महर्षि हैं, जैसे चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, तो इन्होंने अपने अपने मत दिए हुए हैं। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं वाग्भट रचित अष्टांग हृदय, तो ये अष्टांग हृदय एक्चुअली बना ये ऐसे था कि जो इन्होंने महर्षियों ने डिफरेंट संहिताएं पढ़ी। तो जो हमारे वाग्भट जी थे, तो इन्होंने डिफरेंट संहिताएं पढ़ी और जो संहिताओं को कलेक्ट करके सब जगह पे एक जगह पे इनका निचोड़ यहाँ पे रख दिया, तो उसका नाम रख दिया इन्होंने अष्टांग हृदय। ठीक है। तो हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, हमको सारी चीज़ों का कलेक्शन एक जगह पे मिल जाएगा कायदे से। तो इन्होंने उस संहिता को एक अपना नाम दे दिया, इसका नाम हो गया अष्टांग हृदय। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आयुर्वेद का अवतरण हुआ कैसे। तो सबसे पहले ये इन्होंने हुआ ये कि सबसे पहले जो ब्रह्मा जी थे, तो इन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया, तो उनके पास आयुर्वेद आया। फिर उसके बाद इन्होंने इस ज्ञान को दिया दक्ष प्रजापति को। तो ये दक्ष प्रजापति से मिला अश्विनी कुमारों को, जो 2 अश्विनी कुमार थे जो देवताओं वगैरह की चिकित्सा करते रहते थे, तो उनको ये मिला। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने देवराज इंद्र ने सोचा कि ये चिकित्सा सबकी करते, तो इन्होंने उनसे भी इसको ग्रहण कर लिया। तो इंद्र के बाद ये पहुंचा पुनर्वसु आत्रेय के बाद, फिर महर्षि अग्निवेश, फिर उसके बाद विभिन्न महर्षियों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उसको आप बुक से देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक कि हम इसको अवतरण को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि ये असल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो बेटर होगा कि आप इसका जो ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदा वाला जो पूरा श्लोक है, तो उसको आप हो सके तो एज इट इज़ याद कर लें। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको ट्रिक दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी ट्रिक पे। तो जो ट्रिक है, तो ब्रह्मा से यहाँ पे हमने ले लिया ब्रह्मा का बी और दक्ष प्रजापति का डी, यानी कि बी और डी मिला के बड़ा, और अश्विनी कुमार का हो गया यहाँ पे अश्व, और इंद्र से यहाँ पे हमने ले लिया पूरा इंद्र, और पुनर्वसु का यहाँ पे लिया है पुनः, और अग्निवेश का अग्नि, और महर्षि का महर्षि ने जलाई। तो हम याद कर लेंगे अपनी ट्रिक कि जो बड़ा अश्व है वो इंद्र के पास पहुँच गया, तो अग्नि पुनः अग्नि महर्षि ने जलाई। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इसको याद करने की। तो इस तरह से हम अपना आयुर्वेद का अवतरण जो है आसानी से याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं आयुर्वेद के अंग। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे हाथ पैर होते हैं, तो उसी तरह से ये जो आयुर्वेद है, तो आचार्यों ने इसको भी बांट दिया 8 भागों में। क्यों बांट दिया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो रीज़न उसका ये है कि जैसे हम संहिता होती है तो उसको पूरी तरह एकदम से पढ़ना आसान नहीं होता है, तो पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इन्होंने उसको 8 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे हम 8 भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे 8 भाग हैं, तो वो ये है कि काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान। तो ये जो 8 अंग हैं, तो ये इन 8 भागों में इन्होंने बांट दिया इसको। तो दोस्तों, इसका भी श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर आप चाहें तो बुक से याद कर सकते हैं कि काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषान, वो वाला पूरा जो श्लोक है, तो उस श्लोक को आप बुक से अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये कई जगह क्वेश्चन में आएगा आपके, तो इसको आप कई जगह पे लिख सकते हैं। तो ऐसे श्लोक हमको याद रखना है जिनको हम कई जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने इन 8 अंगों को। तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये आयुर्वेद का जो डॉक्टर होता है ना, तो बाकी एलोपैथ या बाकी और डॉक्टरों की तरह जो है सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकता, वो होता है सुपरमैन, वो कुछ भी कर सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला हो गया हमारा ये काय चिकित्सा। ठीक है। तो काय चिकित्सा का मतलब होता है जनरल फिजिशियन।
तो वो जो भी डिजीज़ होती हैं जैसे आमाशय और पक्वाशय के रोग हैं, तो ये उन चीज़ों को देखता है। जैसे यहाँ पे माना गया है कि जो भी डिजीज़ होती हैं तो वो जठराग्नि जब प्रकोपित हो जाती है या जठराग्नि गड़बड़ हो जाती है तो उससे फैलते हैं बाकी रोग। तो ये काय चिकित्सक जो होता है तो वो इसकी चिकित्सा करता है। अब आते हैं दूसरा पार्ट पे। तो ये दूसरा पार्ट है बाल चिकित्सा, जिसको आयुर्वेद में हम कौमार भृत्य बोलते हैं। तो इसमें बालकों के रोगों का वर्णन किया गया है। यानी जो आयुर्वेद का डॉक्टर होता है वो जनरल फिजिशियन भी हो सकता है और पीडियाट्रिशियन भी हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा गृह चिकित्सा यानी भूत विद्या। यानी जो झाड़ फूक के काम है, तांत्रिक वगैरह वाला काम है, होम है, बलि है, जाप है, इसमें देवता राक्षस भूत आदि की चिकित्सा की जाती है। यानी कि ये जो काम है तो आयुर्वेद वाला ये काम भी कर लेगा। ठीक है। अच्छा, जो इसके पीछे गृह चिकित्सा के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो रीज़न ये है कि हमने जो भूत विद्या में हम मानते हैं इस चीज़ को, तो जैसे भूत हम उन चीज़ों को मान लेते हैं जो हमको आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो साइंटिफिकली हम यहाँ पे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो हम इनको यहाँ पे ये भूत मान सकते हैं। ठीक है। तो हम जो होम है, बलि है, जाप वगैरह करते हैं तो हम इससे जो है अपने ये वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये तो इन सबको मारते हैं। तो ये भूत विद्या के पीछे का लॉजिक हो गया। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला अंग, वो है ऊर्ध्वांग चिकित्सा या शालाक्य तंत्र। तो ऊर्ध्वांग का मतलब होता है जो भी हमारे जत्रु यानी कि क्लेविकल के ऊपर के जितने भी अंग हैं, यानी कि ऊर्ध्व अंग। तो जो क्लेविकल के ऊपर के जितने भी अंग हैं, यानी कि जो भी हमारे ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं, तो ये आयुर्वेद वाला वैद्य इसकी भी चिकित्सा कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं शल्य चिकित्सा में। तो शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र, जिसको यानी कि मॉडर्न में हम सर्जरी बोलते हैं, तो जो आयुर्वेद का चिकित्सक है तो ये सर्जरी भी कर सकता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये आयुर्वेद का सबसे प्रधान अंग है जिसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि ये सबसे प्रधान अंग यही माना गया है। अब आते हैं हम दंष्टा चिकित्सा, यानी कि जो सर्प है, कीट है, बिच्छू वगैरह है, तो ये यानी कि स्थावर विष, जंगम विष, तो इन सब की जो विषों की चिकित्सा है तो वो इसके अंदर की जाती है, जिसको हम अगत तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको हम मॉडर्न में फॉरेंसिक मेडिसिन या टॉक्सिकोलॉजी से हम रिलेट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अगला अंग। तो अगला अंग जो है वो है जरा चिकित्सा है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम रसायन चिकित्सा करते हैं। तो इसमें यौवन को स्थिर रखने की चिकित्सा की जाती है। आपने जैसे टीवी वगैरह पे ऐड देखा होगा या सुना भी होगा कि बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, झंडू केसरी जीवन। ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरह की जरा चिकित्सा है आयुर्वेदिक। ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं वृक्ष चिकित्सा या वाजीकरण चिकित्सा, जिसका मतलब होता है कि जैसे इसमें हम शुक्र का संतर्पण या उसकी वृद्धि का वर्णन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, प्रजनन संबंधित समस्याएं हैं, यौन समस्याएं हैं, तो इन सबको हम वृक्ष चिकित्सा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये सब हो गए हमारे 8 अंग। तो ये 8 अंग कभी कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं और उसके अलावा ये कभी कभी 15 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये जिस हिसाब से पूछे जाएं तो उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप अगर जितना भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा अगर आप बुक में देखें और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जा सके। तो ये जो सारे 8 अंग हैं तो उनको याद करने की जो ट्रिक है, तो जो इसके नाम हैं तो इसके जो पहले अक्षर हैं, तो जैसे यानी कि काय चिकित्सा का का और बाल चिकित्सा का बा मिला के हो गया कब, और ग्रह ऊर्ध्वांग का स्टार्टिंग में मिला के हो गया गाँव, और शल्य दृष्टा का हो गया सदा, और जरा चिकित्सा और वृक्ष चिकित्सा को मिला के यहाँ पे हो गया जवान रहूं। ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की। अब बढ़ते हैं वीडियो में हम आगे की तरफ, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोषों के बारे में। तो दोष के बारे में आ गया तो आप इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना कि दोष यानी कि कमी। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। तो इनको दोष कहते क्यों हैं उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम देखते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं।
तो ये दो ही प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष, एक मानसिक दोष। तो जो हमारी बॉडी है तो वो दो ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक होता है शरीर, एक होता है मन। ठीक है, तो दोष भी दो ही प्रकार के होते हैं। तो जो शरीर वाले होते हैं शारीरिक दोष, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, और जो हमारे मानसिक दोष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रज, एक होता है तम। जो सत्य होता है तो उसको दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि जो सात्विक गुण होता है, जो अच्छाई होती है, वो हमेशा डोमिनेट करी जाती है। जैसे रोशनी है, उसको आप अंधेरे में मिटा नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी अंधेरा हो। लेकिन अंधेरा अगर बहुत ज़्यादा है और अगर रोशनी हो वहाँ पे थोड़ी सी भी, तो उससे दूर हो जाता है। तो समझ गए ना क्यों इसको सत्य को दोष नहीं कहते हैं। तो जिसको भी अभी तक कोई पोर्शन समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक होगा ये हमारे दोनों प्रकार के दोष और दोषों के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो दोष हैं हमारे, जो 3। जैसे हमारे 3 देव होते हैं, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 3 लोक होते हैं, आकाश, पाताल और भूमि लोक। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे शारीरिक दोष हैं, तो ये जो भी हमारी बॉडी में तहस नहस होती है या कोई भी रोग होता है, तो उसके प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो शरीर बना हुआ होता है तो वो दोष, धातु, मल, ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन जब ये विकृत हो जाती हैं तो ये दोषों को जन्म देती हैं। जैसे मान लो हम मलों में देखते हैं, जैसे 3 मल होते हैं, मूत्र, पुरीश और श्वेद। ठीक है, तो अगर कोई भी एक बढ़ जाएगा तो दिक्कत पैदा कर देगा। जैसे मान लो अगर आपकी डायरिया हो गई, ठीक है, तो भी ढीले पड़ जाओगे, और अगर वहीं पे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो भी दिक्कत पैदा कर देगा आपको। यानी कि जो भी चीज़ें हैं तो वो जब तक साम्यावस्था में रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं, तभी तक अच्छी लगती हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी, तो वो नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो शारीरिक दोष हमारे 3 हैं, वात, पित्त, कफ। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी जो दोष हैं, तो हम जैसे हमारी बॉडी में कोई भी दोष है, बढ़ गया या घट गया, जैसे वात दोष है, बढ़ गया, या कफ दोष है, पित्त दोष है, या कोई भी दोष बढ़ घट गया, तो हम उसकी चिकित्सा करेंगे तब जो हम जानेंगे कि ये कौन सा दोष हमारा बढ़ा हुआ है। तो वो हम जानेंगे कैसे? तो जब हम उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जब हम उसके गुणों को देख लेंगे, हम जानेंगे कि वात का गुण ये है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है बॉडी में तो ये इसका वात बढ़ा हुआ है। अगर स्निग्धता बढ़ी हुई है तो यहाँ पे पित्त या यहाँ पे जो है कफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे और उसकी चिकित्सा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे वात दोष के बारे में। तो जो वात दोष के गुण हैं, तो उसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि तत्र रुच्छो लघु शीतो खर सूक्ष्मश चलो अनिला। यानी कि इसके कुल मिला के 6 दोष वाग्भट जी ने बताए हैं, और बाकी सबके पित्त के और कफ के साथ साथ बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो आचार्य चरक हैं, केवल इन्होंने 6 दोष बताए हैं, और बाकी जो हमारे आचार्य चरक हैं तो उन्होंने वात दोष के 7 गुण बताए हैं, और बाकी पित्त के भी 7 बताए हैं और कफ के भी 7 उन्होंने बताए हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ वात दोष के ही 6 बताए हैं और बाकी पित्त और कफ के 7 बताए हैं। तो आइए देखते हैं ये 6 गुण हैं कौन कौन से। तो जैसा कि श्लोक से ही स्पष्ट है कि रुच्छो लघो शीतो से हो गया हमारा रुच्छ लघु शीत, खर सूक्ष्मश चलो अनिला, और खर से हो गया खर, सूक्ष्म से हो गया सूक्ष्म, और चल से यानी कि चलायमान, और अनिल का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वायु का पर्याय है, तो ये हो गया नीला। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं पित्त दोष के गुणों के बारे में। तो जो पित्त दोष का जो श्लोक है वो है पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। यानी कि जो पित्त का जो क्वालिटी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, तो वो है 7। तो जो 7 प्रॉपर्टी हैं वो ये हैं कि ये थोड़ा स्नेह है। सस्नेह का मतलब होता है कि थोड़ा सा स्नेह है। तीक्ष्णोष्णम, तीक्ष्ण और उष्ण, लघु विश्रम यानी कि विश्र यानी कि विसरित होने वाला, आम गंध वाला, सर तथा द्रव होता है। ठीक है, तो ये इसके पित्त दोष के गुण हो गए। अब हम बात करते हैं कफ दोष की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं कि स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदो श्लक्षण मृत्सन स्थिर कफा
तो ये कफ दोष की 7 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो स्निग्ध से हो गया स्निग्ध, शीतों से हो गया शीत, गुरु से हो गया गुरु या भारी, और मंदों का यहाँ पे हो गया मंद। लक्षण का मतलब होता है लसदार या लिसलिसा, जैसे आप मान सकते हैं। मृत्सन का मतलब होता है कि मिट्टी जैसा, जिसके अभी क्या कहता है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या कहता है, आगे हम इसी चैप्टर में जो गुणवादी गुण हैं तो उनके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम हर एक गुण के बारे में वहाँ पे उसका अर्थ बता देंगे। ठीक है, और स्थिर जो है वो भी इसका गुण होता है। तो अभी तक इसको हम ऐसे याद रख लेते हैं। अब आया सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने कि इनको दोष कहते क्यों हैं। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है ये सवाल। ठीक है, कि आप बताइए, चलिए कि ये आपने इसको दोष कहा है तो इनको दोष कहते क्यों हैं। तो आप देख लिए यहाँ पे कि ये जो दूसरों को दूषित करते हैं अथवा स्वयं दूषित होते हैं उनको दोष कहते हैं, और जो दूषित होते हैं उन्हें दूष्य कहते हैं, जैसे सप्तधातु एवं मल। यानी कि कुल मिला के बात ये समझ में आई कि ये जो हमारे ये त्रिदेव हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष जिनको हम कहते हैं, तो जो भी बवाल हमारी बॉडी में पैदा होगा तो उसके पीछे रीज़न जो है वो यही होते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, ये दूषित करेंगे अगर तो यही दूषित करते हैं, हमारी सब धातुओं को भी यही दूषित करते हैं और मल को भी यही दूषित करेंगे हमारे। तो सप्त धातु के बारे में आपने पढ़ा होगा कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनको सप्त धातु कहते हैं। इनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए उस पर टाइम ना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जो हमारे वात दोष हैं, पित्त दोष हैं और ये जो कफ दोष हैं, तो इनका हमारे कोष्ठ पर क्या प्रभाव होता है, और जो हमारी गर्भ की प्रकृति होती है तो उसका निर्धारण जो होता है तो उस निर्धारण पर हमारे इन दोषों का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे वात पित्त कफ हैं उनका क्या स्थान है हमारी बॉडी में, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो वात दोष होता है तो इसकी अधिकता से जो हमारा कोष्ठ होता है वो क्रूर कोष्ठ कहलाता है, और पित्त दोष की अधिकता जब होती है तो हमारा कोष्ठ मृदु होता है, और कफ दोष की जब अधिकता होती है तो हमारा कोष्ठ मध्यम कहलाता है। और जब हमारा त्रिदोष मिश्रित होते हैं यानी कि ये समान भाग में होते हैं तो हमारा कोष्ठ जो होता है मध्यम होता है। अब इसके बाद गर्भ प्रकृति, वात दोष की जब प्रभाव पड़ता है तो गर्भ प्रकृति हमारी हीन होती है, और जब पित्त दोष का इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी प्रकृति मध्यम रहेगी, और जब कफ दोष का प्रभाव पड़ेगा तो हमारी जो गर्भ की प्रकृति होती है तो वो उत्तम प्रकृति का गर्भ कहा जाता है। और अगर मतलब तीनों की मिली-जुली सरकार है, जैसे वात दोष पित्त दोष कफ दोष तीनों का अगर इफेक्ट आ रहा है तो हमारा जो गर्भ प्रकृति होगी वो होगी समधातुज गर्भ प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे दोषों का स्थान के बारे में। तो जो वात दोष होता है तो जो हमारी नाभि का होता है पोर्शन, तो उससे नीचे के भाग में वात दोष माना गया है। और जो पित्त दोष है हमारा तो वो नाभि तथा हृदय के मध्य में माना गया है, थोड़ा सा ऊपर आ गए उसके। और जो हमारा कफ दोष होता है तो थोड़ा सा और ऊपर चले आते हैं, तो वो हृदय के ऊपरी भाग में माना जाता है, कि वो हृदय और सिर वगैरह में मिला के तो वहाँ पे कफ दोष माना जाता है। ठीक है, तो ये होगा दोषों के हमारे स्थान। यहाँ पे ये जो क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो क्रूर कोष्ठ वाला होता है तो उसमें विरेचन जो है कठिनता से होता है, और जो मृदु कोष्ठ वाला होता है तो उसमें आसानी से हो जाता है, और ये जो कफ दोष वाला होता है मध्यम कोष्ठ, तो इसमें मध्यम रूप से विरेचन होता है। क्योंकि जो श्लेष्मा होती है तो वो अग्नि को दबा देती है जिससे पाचन में दिक्कत होगी, और ये जो पित्त वाले में जो मृदु विरेचन हो जाता है तो वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो पित्त होता है तो वो उसका उष्ण नेचर होता है। ठीक है, तो वो जो हमारी जठराग्नि है तो उस चीज़ को ये बढ़ावा देगी, तो वो हर चीज़ को जल्दी पचा देगा। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, पढ़ते हैं हम सन्निपात और संसर्ग के बारे में। तो ये भी 2 नंबर में अक्सर पूछ लेते हैं कि संसर्ग तथा सन्निपात से आप क्या समझते हैं। तो किन्हीं 2 दोषों का एक साथ वृद्धि होने का नाम संसर्ग है, और जो 3 दोष हैं हमारे तो उन तीनों का एक साथ क्षय अथवा वृद्धि होने को सन्निपात कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने संसर्ग और सन्निपात को समझेंगे।
अब हम बात करते हैं अपनी सप्त धातुएँ जो होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सप्त धातुओं से यहाँ पे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन 7 धातुओं को सप्त धातु कहा जाता है। और जब यह वात आदि दोषों से दूषित हो जाते हैं तो इन्हें दूष्य कहते हैं। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि दूष्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सप्त धातुओं को भी दूष्य कहते हैं। जो मल होते हैं तो उन्हें भी, जब वो दूषित हो जाते हैं तो उन्हें भी दूष्य कहते हैं, ठीक। तो इसका भी श्लोक आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सप्त धातुएं हैं तो इनको याद करने की ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये 7 नाम आपके सामने इतनी बार आएंगे कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इनके मलों का वर्णन। तो जो मल होते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि इनको मल कहते हैं क्यों हैं, ठीक है। तो इनको मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर को मलिन कर देते हैं, तो इसीलिए इनका नाम मल रखा गया है। तो ये मल होते क्या क्या हैं, तो मूत्र, पुरीष तथा स्वेद, यानी कि जो वहाँ पसीना है, तो ये तीनों मल कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय, ठीक है। शरीर से संबंधित वातादि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुणधर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। यानी कि जैसे अभी हम इसके बारे में पदार्थ में ही पढ़ेंगे कि सामान्यम वृद्धि कारणम, ठीक है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च, यानी कि जो सामान्य है वो वृद्धि का कारण होता है। जैसे कि मान लो 2 भेड़ें हैं, उसमें अगर हम 2 भेड़ें और मिला देते हैं तो वो 4 भेड़ें हो जाती हैं। तो हम सामान्य मिला रहे हैं तो हमारी वृद्धि का कारण बनेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम भेड़ों में अगर हम एक भेड़िया मिला देंगे तो वो क्षय का कारण बनेगा। यानी कि कुल मिला के समझना ये है कि अगर हम अपनी बॉडी में रक्त धातु बढ़ाना चाहते हैं या मांस धातु बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से हम अपना आहार विहार करेंगे। जैसे हमें रक्त बढ़ाना है या मांस बढ़ाना है या अस्थि बढ़ानी है, तो कोई भी धातु बढ़ानी है तो हम उसी धातु का सेवन करेंगे तो वो धातु बढ़ जाएगी। हम ऐसा हमारा आचार्यों का मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाई गई है। और अगर हम ह्रास करना चाहते हैं या उसमें अगर हम कमी करना चाहते हैं तो उसके जो अगेंस्ट चीज़ है तो उसका हम सेवन करेंगे। जैसे अगर हमें अस्थि का सेवन कर रहे हैं तो हमारे मांस में क्षय होगा, अगर हम मांस का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी अस्थि में क्षय होगा, ठीक है। तो इस तरह से ह्रास हेतु विशेषज्ञ को हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसकी वृद्धि और क्षय हम जान लेंगे यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें असल में हमको बताई क्यों गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं कि अगर हमको चिकित्सा करनी है अपने पेशेंट की तो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ बढ़ रही है, तो हम उस चीज़ को घटाने की कोशिश करेंगे। अगर बढ़ रही है घटाने की कोशिश करेंगे, घट रही है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि चिकित्सक का काम ये होता है कि हमारे जो भी दोष धातु मल हैं तो उनको साम्यावस्था में रखना हमारा काम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आयुष्कामी अध्याय का पहला पार्ट। तो अगला पार्ट हम आपके सामने जल्दी ही लेके आएंगे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको कोई भी पार्ट ऐसा हो जो स्किप हो गया हो या कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगला पार्ट जो हम लेके आएँ तो उसमें उसका सलूशन हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।